हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, जिनकी हम वर्किंग और अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, साथ में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्लास 11 में। साथ में ही आज क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप किसी भी बुक को फॉलो करो, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, पुराना एडिशन नया एडिशन कोई भी बुक फॉलो करो, वो सभी बुक्स सेम हैं। उन सभी बुक्स में सेम कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। अब ये बुक्स सेम क्यों है? क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, और आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कल भी यही थे, आज भी यही है और कल भी यही रहेंगे। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, उनको समझना। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो कोई भी बुक है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी ही स्पीड बढ़ेगी, आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और एक्यूरेसी लेवल भी 100% हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को ही पढ़ करके किसी चैप्टर को छोड़ देते हो और उसके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते, या किसी एक ही वीडियो को सुन करके छोड़ देते हो कि हाँ, सोचते हो कि अब तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो बहुत बड़ी गलती करते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे आपको कोई रास्ता बताना है कहीं जाने के लिए, तो मैं आपको सिंपली यही कहूंगी कि पहले राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर आगे स्ट्रेट जाकर के थोड़ा सा टर्न कर लेना। क्या मैंने आपको इस रास्ते में आने वाले किसी गड्ढे के बारे में बताया, कोई और हर्डल के बारे में बताया कि इस रास्ते में आपको यहाँ पर कोई मुसीबत आ सकती है, आराम से इसको क्रॉस करना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप खुद उस रास्ते से जाते हो, तो आपको उस रास्ते में आने वाली सारी हर्डल्स के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि कहाँ से बच के निकलना है और किस तरह से जाना है। तो दूसरी बार जब आप उस जगह से जाओगे, तो आप बहुत इजीली और जल्दी पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अब आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा गड्ढा है, कहाँ से आपको बच के जाना है और किस तरह से इसको इजीली आप क्रॉस कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ करके उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, उसमें वो कौन से नए वर्ड्स हैं या टर्म्स को यूज किया जाता है और उनका मीनिंग क्या है। साथ में ही कोई एक सिचुएशन है तो उसको ट्विस्ट करके किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस में दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत इजी लग रही है चीज, वो आपके लिए एग्जाम में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, नर्वस कर सकती है। उन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहते हो, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई नई चीज भी देखते हो, तो अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो वहां आपके लिए वो इजी हो जाएगी। एग्जाम में सॉल्व करना आपके नर्वस लेवल को जीरो कर देगी और आपकी स्पीड को भी इंक्रीज कर देगी। तो आज का लेसन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, सोसाइटी को बेस्ट फैसिलिटीज देने के लिए बनाई जाती है। तो जैसा कि आपने खुद भी देखा होगा, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल्स, जो कि टाइम टू टाइम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कोई इन्फेक्शन फैलने वाली है तो आपको अवेयर करते हैं। तो ये सब क्या है? एनजीओज ही हैं। लाइब्रेरीज, जो कि हर एज ग्रुप के लिए बुक्स को मेंटेन करते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां पर आप आराम से स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो। स्कूल्स, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, जहां पर अच्छी टीचिंग्स दी जाती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, जो कि पुअर कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, उनको फूड और क्लोथिंग देते हैं। लिटरेरी सोसाइटीज, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स, पुअर और नीडी स्टूडेंट्स है जो पढ़ना चाहते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं एनजीओस के, जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं, सोसाइटी में फैसिलिटीज देना, सोशल वर्क करना, सोसाइटी को बेहतर बनाना है।
अब देखते हैं इन एनजीओज के कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर जो कि आप समझ चुके हो, जान चुके हो कि इनका एम सर्विस देना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दूसरा, जैसा कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स देखते हैं, जैसे कि कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसी तरह से हम एनजीओज को क्या कहते हैं, एनजीओ को भी हम कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एनजीओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटी। इसके बाद एनजीओ, क्या ये सेपरेट एंटिटी है? हाँ, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। जिस तरह से कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, सेपरेट होती है, उसकी लाइबिलिटीज और एसेट्स उसके शेयर होल्डर से सेपरेट होती है। उसी तरह से एनजीओ की भी सेपरेट एंटिटी होती है। अगर एनजीओ की कोई एसेट या लाइबिलिटी है, उसके लिए उसकी मैनेजमेंट कमेटी वो लाइबल नहीं होती। ऐसे ही मैनेजमेंट कमेटी की कोई लाइबिलिटी है, उसके लिए एनजीओ लाइबल नहीं है। तो ये आपस में सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क करते हैं। अब ये जो एनजीओ है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करते हैं कुछ इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, वही इसके फंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। अब जो एनजीओज हैं, इनके पास रिसीट्स कहाँ से आते हैं, फंड्स कहाँ से आते हैं? इनके पास मेजर रिसीट्स आती हैं डोनेशन के फॉर्म में, या जो गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा वर्क करने के लिए। अब जो ये एनजीओज होते हैं, क्या इनका सारा फंड यूज हो जाता है? कई बार फंड्स पूरा यूज भी हो जाता है, और कई बार उस फंड में से खर्चा करने के बाद कुछ फंड बच भी जाता है, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। तो जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में अगर प्रॉफिट या लॉस होता है, वो ओनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या पार्टनर्स में के पास जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या उसी तरह एनजीओ के मेंबर्स को भी ये प्रॉफिट मिलता है, सरप्लस मनी मिल जाता है? नहीं, ये सरप्लस मनी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये सरप्लस कैपिटल फंड में ही ऐड होता है, ताकि आगे के इवेंट्स में इसको यूज किया जा सके। अब ये एनजीओस अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हाँ, बिल्कुल, इनको भी इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इनको भी तो जानना है क्या इनके पास सफिशिएंट फंड्स है किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या इनके पास जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे किसी इवेंट के खर्चे के लिए। तो ये सभी जानने के लिए इनको अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, दिखाना होता है क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो इनको फंड्स दिए गए थे, क्या इन्होंने उसे यूज किया है प्रॉपरली। तो वो कौन से अकाउंट से देखते हैं? जैसे कि आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टेटमेंट्स बनाते हो हर साल फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद, उसी तरह इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक पीरियड एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपकी कैश फ्लो, फंड्स फ्लो से रिलेटेड है, जिसमें आपको रिसीट, रिसीट का मतलब है जितना फंड आ रहा है उसको आप इस साइड पर लिखोगे, रिसीट्स में लिखोगे, और अमाउंट लिखोगे। उसके बाद है पेमेंट्स, पेमेंट्स में जितना आप खर्चा कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से जितना आप फंड दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, वो आप पेमेंट सेक्शन में लिखोगे, और फिर लिखोगे अमाउंट। अब ये आपको कुछ कैश बुक जैसा लग रहा होगा, जहां पर आप डेबिट साइड पर सारे कैश के इनफ्लो को लिखते थे। जितना कैश या बैंक में आप पैसा रिसीव करते थे, वो सारा आप डेबिट साइड पर लिखते थे। बिल्कुल सही बात है, वही आपको लिखना है, उसी तरह से आपको करना है। पेमेंट साइड पर ये आपका क्रेडिट साइड है, कैश बुक की तरह, जहां पर आप अपनी सारी कैश की पेमेंट्स, बैंक से पेमेंट्स जो भी होती थी वो सारी लिखते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है। अब जैसे आप कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, अगर आपकी ये नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है कैश और बैंक के, क्यों? क्योंकि फंड तो आपका कैश भी हो सकता है और बैंक से भी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका कैश और बैंक दोनों से ही फंड्स आएगा। और ओपनिंग बैलेंस है, तो आपका अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको पता है डेबिट ही होता है, क्योंकि अगर कैश होगा तो अभी आप खर्च कर सकते हो, और कैश है तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा। और डेबिट बैलेंस है तो आप रिसीट साइड पर ही लिखोगे टू बैलेंस बीडी।
अगर बैंक का केस है, बैंक का बैलेंस है, तो वो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है बैंक में बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब है बैलेंस तो नहीं है बैंक में, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो, आप उससे पेमेंट कर रहे हो। और अगर आपने बैलेंस ना होते हुए भी पेमेंट कर दी है तो वो एक तरह से आपके पास लोन है, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जिसे आप यूज कर रहे हो, जिसको आपको पे करना है। उसे आप कहाँ शो करोगे? क्रेडिट साइड पर शो करोगे, जिस तरह से हम कैश बुक में शो करते हैं। अब जब आप अपनी सारी रिसीट्स और पेमेंट्स को लिख लेते हो तो एंड में आपके पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। जितना आपने रिसीट्स की हैं उसमें से अगर आप पेमेंट को लेस करते हो तो वो जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब कैश का बैलेंस है तो वो आपका या तो नील बैलेंस होगा, क्योंकि आप जितना कैश है उतना खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो या तो वो नील बैलेंस हो जाएगा या उस कैश में से कुछ पैसा बच जाएगा, तो वो आपके लिए डेबिट बैलेंस होगा जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। अगर बैंक का बैलेंस होगा तो वो आपका डेबिट भी हो सकता है, नील भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपने कितने रिसीट्स ली हैं और कितनी पेमेंट्स की है बैंक के थ्रू। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है जो ध्यान देने वाली बात है रिसीट और पेमेंट अकाउंट को बनाते हुए। फर्स्ट, कि ये सेम कैश बुक की तरह आपको बनाना है, जैसे कैश बुक बनाते हो वैसे ही बनाना है। कोई भी फर्क नहीं है, फर्क है तो टर्म्स को यूज करने का, फॉर्मेट का, कि आपको रिसीट्स और पेमेंट्स लिखने हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की जगह पर। दूसरी बात, आपको ये जो बनाना है कैश बेसिस पे बनाना है, जैसे आप कैश बुक को बनाते हो। कैश बेसिस का मतलब है कि आपको ये ध्यान नहीं देना कि ये प्रीवियस ईयर की पेमेंट है या प्रीवियस ईयर की रिसीट्स है या करंट ईयर की रिसीट और पेमेंट है या आने वाले साल की पेमेंट या रिसीट है। आपको कंसंट्रेट इस बात पे करना है कि कैश या फंड आपके पास आ रहा है तो आपको रिकॉर्ड कर लेना है, और अगर जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो, तो आपको उसको रिकॉर्ड कर देना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रीवियस ईयर का है तो ये इस साल की पेमेंट और रिसीट में नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू में भी डिफरेंशिएट नहीं करना। अगर आपके पास फंड आ रहा है तो आ रहा है, वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको रिसीट में बुक करना है। पेमेंट कर रहे हो, आप एसेट परचेज कर रहे हो, कोई कैपिटल का खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो, रिसीट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो वो भी आपको पूरा बुक करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना। ये था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो बनेगी आपकी वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपकी बिल्कुल सिमिलर होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। उसी तरह से आपको इसको बनाना है। फर्क है सिर्फ, आपको लिखना क्या है? एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पर, जो कि आप एक्सपेंसेस लिखते हो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अमाउंट, और उसके बाद आएगा इनकम। जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम लिखते हो वैसे ही आपको इनकम लिखनी है और अमाउंट। अब यहाँ पर जो एंड में आपके पास आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आप प्रॉफिट नहीं लिखोगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट की जगह पर सरप्लस। यहाँ पर जो टर्म यूज की जाएगी सरप्लस यूज की जाएगी, प्रॉफिट नहीं। इसी तरह से अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो वहां हम क्या लिखते थे? लॉस लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है डेफिसिट, जो कि आपका लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। सिमिलर है, बनाना आपको सेम उसी तरह से है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बस फर्क क्या है, जो टर्म्स आपको यूज करनी है वो डिफरेंट है। मतलब कि सरप्लस यूज करना है प्रॉफिट की जगह और डेफिसिट यूज करना है लॉस की जगह। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको और ध्यान रखना है, वो है कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाना है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये आपका एक्रूअल बेसिस पे बनेगा, उसी तरह से बनेगा जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ध्यान रखते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी वो एडजस्टमेंट्स करनी है। मतलब कि सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे और रिसीट्स को बुक करना होता है। कैपिटल नेचर की रिसीट्स और एक्सपेंसेस को बुक नहीं करना। इसके बाद आपकी बनेगी बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के लिए आप लिखोगे एज ओन। वो साल जिस साल वो एंड हो रहा है उस एंड डेट को आप लिखोगे, क्योंकि ये उस डेट को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या लायबिलिटीज है और क्या एसेट्स है उसके बारे में वो बताता है। अब ये जो बैलेंस शीट है इसको बनाना तो आपको सेम वैसे ही है जैसे आप प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसकी हेल्प से आपको एडजस्टमेंट्स करके इस करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती है। किस तरह से बनानी होती है, क्वेश्चंस में मेरे साथ बने रहना, मैं आपको सिखाती रहूंगी और बताती रहूंगी। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बता देती हूँ जो जनरली यूज की जाती है इन क्वेश्चंस में। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए आपको एक नॉमिनल सा चार्ज देना होता है ताकि आप उसकी फैसिलिटी को यूज कर सको। ये सब्सक्रिप्शन कई बार एक लमसम अमाउंट में भी पे की जाती है जिसे लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है, जिसे हम एक ही बार में पे कर देते हैं लाइफ टाइम के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड एक तरह से गिफ्ट दिया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप किसी एसेट को जो गिफ्ट दी जा रही है उसकी इनकम को आप यूज कर सकते हो, एज ए फंड उसको यूज कर सकते हो अपनी फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए, एनजीओ को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। साथ में ही कई बार हम मेंबर से एंट्रेंस फीस या एडमिशन फी भी चार्ज करते हैं, तो वो खर्चा भी हम कहाँ लेते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए कई बार एनजीओ चार्ज करती है। डोनेशंस आपको पता ही है, ये मेन सोर्स है फंड का जनरेशन का। लिगेसी, लिगेसी आपका है जब कोई मेंबर उसकी डेथ हो जाती है, उस डिजीज्ड मेंबर की जब एसेट्स वो अपनी डोनेट कर देता है इन एनजीओस को, तो वो सारी आ जाती है लिगेसी में। तो वो लिगेसी की जो एसेट्स है वो आपकी एनजीओ की एसेट्स बन जाती है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अब जो एनजीओज हैं उनके पास जो एसेट्स हैं वो उनको सेल भी करती है, तो वो उससे भी फंड्स को जनरेट करती है। इन सब में जो एडजस्टमेंट्स की जाएगी, जो ट्रीटमेंट की जाएगी, या इन सभी इनकम्स को, इन फंड्स को कब रेवेन्यू में लेना है, कब कैपिटल में लेना है, या कौन से खर्चे को आपने रेवेन्यू या कैपिटल मानना है, वो सभी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और कब कहाँ मैंने उसको कैपिटल लिया है, रेवेन्यू लिया है, वो मैं सारा उस क्वेश्चन के साथ ही समझाती जाऊंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको अलग सिचुएशन दी जाएगी, उसी के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना। एंड में है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये भी और एनजीओज अपने टाइम टू टाइम मटेरियल जो उनके पास न्यूज़पेपर या स्पोर्ट मटेरियल्स एक्स्ट्रा हो गए हैं या वेस्ट हो गए हैं, उनको सेल करके फंड्स को जनरेट करते हैं। इसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनोरियम। पेमेंट ऑफ ऑनोरियम क्या है, जैसे एनजीओज हैं उनको प्रमोट करने के लिए कुछ गेस्ट्स को बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट्स को, कि ताकि वो उनके बारे में अवेयरनेस दे सोसाइटी को कि ये एनजीओज इस तरह का वर्क कर रही हैं, सोसाइटी को पता चले, बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को पता चले, ताकि उनके पास वो फंड्स आ सके और लोग उनसे जुड़ सके। तो उन गेस्ट्स को बुलाने पर उनको जो चार्ज दिया जाता है, उनको जो पे किया जाता है एक ओनर के रूप में, तो उसको कहा जाता है ऑनोरियम। ये पेमेंट है, एक्सपेंस है एनजीओ का। तो यहाँ पर आपने कुछ टर्म्स को भी समझ लिया जो कि अब आपके लिए नई नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, इसकी एडजस्टमेंट को समझना आपको बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा हर क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मॉडर्न क्लब जनकपुरी का 31 मार्च 2021 के लिए। आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जो कि इस क्लब ने ड्यूरिंग द ईयर की है, आपको देखना है कि यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट में क्या लिखना है। फर्स्ट है, आपके पास दिया गया है कैश एंड बैंक का बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 का, मतलब कि ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपए कैश और बैंक बैलेंस दोनों का कंबाइन करके दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट समझ में आ चुका है। ओपनिंग बैलेंस है तो आपको कहाँ लिखना होगा,
यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखना होगा डेबिट साइड में, रिसीट साइड पर, और अमाउंट लिखोगे 45,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस क्या है? आपकी रिसीट्स है। सब्सक्रिप्शंस मैंने जैसा कि आपको बताया, मेंबर्स आपको एनजीओस को नॉमिनल चार्जेस देती हैं उस एनजीओ की मेंटेनेंस के लिए, उस फैसिलिटी को यूज करने के लिए। तो ये यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि ये 8,000 रुपए 2019 से 20 से के लिए है, 12,000 2021-22 वाले इस साल के लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ मतलब नहीं है कि वो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, अगले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, किस साल से रिलेटेड है, इससे मैटर नहीं करता। आपको ये फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि अगर आपके पास फंड्स आ रहे हैं तो आपको इसको बुक कर लेना है। तो हम यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शंस लिखेंगे रिसीट साइड पर, और अमाउंट लिखेंगे पूरी 4,70,000 रुपए। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। इस इंफॉर्मेशन का यूज है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हुए या बैलेंस शीट को बनाते हुए। नेक्स्ट है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज की है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो है 1.5 लाख रुपए की। तो इसको पेमेंट आपने की होगी ना, परचेज कर रहे हो तो आप पेमेंट करोगे, तो इसको आप क्या करोगे? फंड्स जा रहा है, फंड्स जा रहे हैं तो पेमेंट साइड पर लिखोगे बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 1.5 लाख रुपए। अब जब आपने ये परचेज किए हैं तो यहाँ पर ये 12% का क्या यूज है? इस 12% का मतलब है जो ये इन्वेस्टमेंट्स है जो आपने खरीदी है, इस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 12% मिलेगा, या तो इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी आपको मिलेगा वो 12% मिलेगा, जिसकी आपको कैलकुलेशन या एडजस्टमेंट्स करनी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ये आपकी क्या है? फंड्स रिसीव कर रहे हो, फंड आ रहा है, तो आप इसको कहाँ लिखोगे? रिसीट साइड पर लिखोगे टू एंट्रेंस फीस रिसीट 15,000 रुपए। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, परचेज कर रहे हो तो क्या करोगे? फंड्स जाएगा, पे करोगे, पेमेंट साइड पर लिखोगे। तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कर रहे हो तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पेमेंट साइड पर लिखो, अमाउंट लिखो 70,000 रुपए। यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो भी कैपिटल नेचर की है, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है वो भी कैपिटल नेचर का, जिसका बेनिफिट लंबा मिलना है, लेकिन आपने इसके लिए पेमेंट की है, फंड्स जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि फंड जा रहे हैं तो आपको पेमेंट साइड पर लिखना है। इसके बाद आपने फर्नीचर परचेज किया है तो पैसे देने होंगे, पैसे दोगे तो आपको पेमेंट साइड पर लिखना है बाय फर्नीचर परचेज, और 80,000 रुपीज लिखोगे। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब आपने किसी फर्नीचर को बेचा है तो उससे आपको क्या मिला होगा? फंड मिला होगा, कैश मिला होगा, या बैंक में पैसे आए होंगे। तो पैसे आ रहे हैं तो आपको इस पर फोकस करना है, और वो कितने आ रहे हैं? 5,000 रुपए। अब यहाँ पर जो ये कॉस्ट वाली इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट बनाते हुए कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये देखना है कि आपने अगर फर्नीचर बेचा है तो आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आपको सिर्फ उतना बुक करना है। तो आप रिसीट साइड पर लिखो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000 रुपए। जो यहाँ पर कॉस्ट दी है 20,000 रुपए, इसकी ये आप यूज करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए, लॉस को यू कैलकुलेट करते हुए या प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए, या उस एसेट की वैल्यू को लेस करने के लिए बैलेंस शीट में आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, उस एसेट में से इस वैल्यू को लेस कर दोगे। अब म्युनिसिपल टैक्सेस है, ये आप टैक्सेस पे करोगे अपनी एनजीओ की प्रॉपर्टी के लिए। तो ये आपकी पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट साइड पर लिखोगे बाय म्युनिसिपल टैक्सेस, अमाउंट 1,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एनजीओ का खर्चा है, खर्चे के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट आएगी 24,000 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो? सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी आप सेल कर रहे हो, सेल करोगे तो आपको कैश मिलेगा, फंड मिलेगा। तो फंड मिल रहा है तो रिसीट साइड पर लिखो टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट है 6,000 रुपए। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। जनरल एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है 20,000 रुपए। अब साथ में जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच रुपीज 2,000 इज येट टू बी पेड।
मतलब कि आपका जनरल एक्सपेंसेस का जो खर्चा है वो तो 20,000 रुपए का हुआ है, लेकिन उसके लिए जो आपने पेमेंट की है वो अभी आपने 18,000 ही की है, 2,000 रुपए की पेमेंट अभी नहीं की है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है पेमेंट कितनी की है। पेमेंट जितनी की है बस उतनी की ही रिकॉर्डिंग करोगे। आप यहाँ पर पूरा खर्चा बुक नहीं करोगे 20,000 रुपए का। अगर आपने अभी 18,000 रुपए ही पे किए हैं जनरल एक्सपेंस के लिए, तो आप पेमेंट साइट पर सिर्फ 18,000 रुपए ही लिखोगे, 20,000 रुपए नहीं लिखोगे। 20,000 रुपए पूरा खर्चा आप कहाँ लिखोगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, और वहां पर ही हम लिखते हैं चाहे वो खर्चा हमने पे करा है या नहीं किया है। अगर वो खर्चा इस साल से रिलेटेड है तो आप उसको कवर अप करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ फोकस करो आपने कितना पेमेंट किया है या कितना रिसीव किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वो है आपने 6,000 रुपए रिसीव किए हैं। तो यहाँ पर रिसीव कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट्स पे, तो यहाँ पर आप लिखो रिसीट साइड पर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए। अब आपको ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपको याद होगा कि आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1.5 लाख रुपए की, जिस पर 12% से के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना है। अगर 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो वो 6,000 रुपए से ज्यादा बनेगा, और वो आपका ज्यादा इनकम आपको लिखनी है, इनकम आपकी ज्यादा बनेगी। तो आपको क्या रिसीट एंड पेमेंट में वो कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, उसका आपका इस रिसीट एंड पेमेंट को बनाते हुए कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है आपको मिला कितना है इंटरेस्ट, कैश कितना मिल गया है। जो नहीं मिला है उस एक्रूअल और अनअर्न्ड इनकम के बारे में जो भी है एडवांस पेमेंट या एक्रूअल इनकम के बारे में आपको कहाँ एडजस्टमेंट करनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए या बैलेंस शीट बनाते हुए, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ इसी बात पर कंसंट्रेट करना कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि इंटरेस्ट की जो आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी है उसकी भी आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। नहीं, वो एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पर नहीं करो। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस वो आपका खर्चा है, जो खर्चा दिया हुआ है उतना आप लिख दो बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000 रुपए। सैलरी पे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वर्क करने के लिए आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए, और उनको वो वर्क कर रही हैं तो आप उनको सैलरी भी दोगे। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, खर्चा है, पेमेंट साइड पर लिखो 84,000 रुपए। पोस्टेज एंड कोरियर ये भी आपका खर्चा है, पे करोगे खर्चे के लिए बाय पोस्टेज एंड कोरियर, अमाउंट आ जाएगी 2,000। अब आपने जब क्वेश्चन के सारे पेमेंट और रिसीट्स को देख करके रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया है इस अकाउंट में, तो अब बारी आती है देखते हैं क्या हमारे पास रिसीट्स में, जो हमारी रिसीट्स मिली थी उसमें से खर्चा करने के बाद क्या कुछ बैलेंस बचता है। तो आप टोटल कर लो, रिसीट साइड का टोटल आ रहा है 5,47,000 रुपए, और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 5,01,000 रुपए। मतलब कि रिसीट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो आपके पास बैलेंस आ रहा है 46,000 रुपए। आपका कैश और बैंक का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, अभी आपके पास इतना फंड बच गया है, जिसे आप कहाँ लिखोगे? आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। क्यों? क्योंकि रिसीट साइड का टोटल ज्यादा है यहाँ पर पेमेंट साइड के टोटल से, और इक्वल करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पर ही लिखना होगा, पेमेंट साइड पर ही लिखना होगा 46,000 रुपए, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2021 को। तो अब यहाँ पर आपने लिख लिया है, एंड में आप टोटल लिखोगे 5,47,000 दोनों साइड पर। ये बन गया है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन का, जो कि आपसे बोला गया था, पूछा गया था बनाने के लिए, और आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना था, वो भी आपने बता दिया है। तो यहीं तक ये क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, किसी में पॉइंट में आपको डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे खुल करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और अभी तक नहीं किया है तब भी सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और वो भी अच्छे से अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके।
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ सके कि वीडियो डल गई है और आप इसे देख लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।